एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक नया मेंबर एल्गी में जिसका नाम है हाइड्रोडिक्टेऑन। हाइड्रोडिक्टेऑन को जल जाल भी कहते हैं, मतलब वाटर नेट कहलाता है। ये मछली पकड़ने का जो जाल होता है उसके समान दिखने के कारण इसको जल जाल कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन पे एक नज़र डालते हैं। डिवीज़न है थैलोफाइटा, सब डिवीज़न एल्गी, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर क्लोरोकोकेल्स और फैमिली है हाइड्रोडिक्टिएसी। इसको ये हाइड्रोडिक्टेऑन बिलोंग करता है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और डिक्टेऑन का मतलब होता है नेट। तो जल जाल का यहाँ पर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ, इसकी केवल 5 स्पीशीज़ ज्ञात हैं और भारत में 2 स्पीशीज़ कॉमन हैं। पहला है हाइड्रोडिक्टेऑन इंडिकम और दूसरा है हाइड्रोडिक्टेऑन रेटिकुलेटम। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है भारत में वो लिमिटेड है। अधिकतर ये यूपी और पंजाब में फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम शो कर रहा है, ये मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय है और फ्री फ्लोटिंग सीनोबियम कहलाता है थैलस। तो क्लोरोकोकेल्स के जो सदस्य होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, ये इस ऑर्डर की विशेषता है। और सीनोबियम का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, ऐसी कॉलोनी जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। तो फ्री फ्लोटिंग सीनोबियम है, नॉन मोटाइल है, अचल है और इसमें कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो 100 से लेकर 1000 तक हेक्सागोनल कोशिकाएं होती हैं। 6 भुजा वाली कोशिकाओं से मिलकर ये कॉलोनी बनती है। इसकी जो कॉलोनी है उस की लंबाई होती है 20 से 30 सेंटीमीटर, मतलब एक जो बड़ा स्केल होता है उसके बराबर लंबाई इसकी हो जाती है। और जो कॉलोनी है उसके दोनों सिरे बंद रहते हैं। कैसे बंद रहते हैं? जैसे कि पिलो कवर होता है, तकिए का कवर, उसके दोनों सिरे ऊपर नीचे सिले होते हैं, उसी तरह से कॉलोनी में जो 2 सिरे हैं वो बंद रहते हैं और बीच का भाग जो होता है उसमें पानी भरा रहता है। और इस कॉलोनी के अंदर, जिसको नेट बोलते हैं, उसमें छोटी छोटी मछलियां अंदर घुस तो जाती हैं लेकिन निकल नहीं पाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है कई बार फंसने के कारण। तो इसीलिए इसका नाम, कॉमन नेम क्या रखा है? वाटर नेट। तो ये हमने फर्स्ट डायग्राम बनाया है कॉलोनी का, जो कि नॉन मोटाइल फ्री फ्लोटिंग सीनोबियम है। दूसरा मैंने इसको एनलार्ज करके आपको सेल्स कैसी होती हैं, नेट कैसे बनता है, उसका अरेंजमेंट समझाया है। और नीचे जो थोड़ा सा डायग्राम में मैंने नंबरिंग की है 1 2 3, वो ये बताने के लिए की है कि प्रत्येक एंगल पर 3-3 कोशिकाएं जुड़ती हैं और ये व्यवस्था जो होती है वो कॉलोनी को लचीलापन देती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। तो इसके कारण कॉलोनी एक जगह से दूसरी जगह खिंच तो जाती है लेकिन टूटती नहीं है। तो हर कोण पर, हर एंगल पर 3-3 कोशिकाओं का जुड़ाव इसकी विशेषता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अब हम आएंगे थैलस स्ट्रक्चर के बाद सेल स्ट्रक्चर पर। हर कोशिका जो है वो 5 या 6 भुजाओं वाली होती है, तो उसको बोलते हैं पेंटागोनल या हेक्सागोनल। ये लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल्स। सेल कैसी है? लंबी और बेलनाकार। और जो यंग सेल होती है उसमें एक ही पैराइटल क्लोरोप्लास्ट देखा गया है और उसमें पायरेनॉइड पाया जाता है, एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब कोशिका पुरानी हो जाती है, तो जब वो ओल्ड हो जाती है तो फिर जो क्लोरोप्लास्ट है वो रेटिकुलेट दिखाई देता है और मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है सेल।
तो ये थोड़ा सा यंग और ओल्ड सेल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। यहाँ पर जो कोशिका बनी है उसमें सेंटर में आप एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल देख सकते हैं। एक न्यूक्लियस को मैंने लेबल किया है। सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, और इसमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है। तो ये है सेल का स्ट्रक्चर। सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड लंबी लंबी कोशिकाएं जो कि नेट बनाने में अपनी मदद करती हैं। और इसके अंदर जो वर्णक होते हैं वो होते हैं, क्लोरोफाइसी का सदस्य है तो सारे वर्णक क्लोरोफाइसी के आएंगे। कौन कौन से वर्णक बताए थे? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स। ये हैं कॉमन पिगमेंट्स जो कि वर्गीकरण का आधार भी हैं। और इसमें क्योंकि कलर ग्रीन होता है, ये हरा शैवाल है, क्लोरोफाइसी के सभी सदस्य ग्रीन कलर के होते हैं। ये ग्रीन होता है क्योंकि इसमें पिगमेंट्स हैं और फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो ये है स्वयंपोषी, ऑटोट्रॉफिक, और जो भोजन बनता है वो स्टार्च के रूप में प्रोड्यूस करता है प्लांट। तो ये हो गया स्ट्रक्चर के बारे में, कोशिका और थैलस। थैलस का आपको मीनिंग पता ही है। जब प्लांट बॉडी को हम रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तब हम उसको थैलस बोलते हैं। तो यहाँ पर मल्टी सेलुलर थैलस समझ में आ गया होगा। अब हमको पढ़ना है मॉर्फोलॉजी के साथ साथ लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल समझने के लिए हमें समझना पड़ता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में 3 तरीके कॉमन हैं, तीनों जो कि कॉमन मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के। पहला है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ है 3 कोशिकाओं के एक कोण पर जुड़ने से, तो जो टूटना या विखंडन या फ्रेगमेंटेशन है वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता तो है लेकिन बहुत रेयर। कभी कभी क्या होता है, मछलियों का ये भोजन होता है, तो मछलियों के काटने से कोई टुकड़ा अगर टूट के अलग हो जाए, उनके मुंह से छूट जाए पानी में, तो वो जाकर एक नए कॉलोनी में डेवलप हो जाता है। ये ही एकमात्र वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तरीका है। बाकी इसको जाल की तरह जिधर डायरेक्शन में वाटर या एयर करंट ले जाता है उधर ये बह जाता है और ये आसानी से टूटता नहीं है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इतना इम्पॉर्टेंस हाइड्रोडिक्टियन के केस में नहीं रखता, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वो होता है जूस्पोर्स या चल बीजाणुओं के निर्माण के द्वारा। ये जो चल बीजाणु हैं ये होते हैं, क्लोरोफाइसी का जो मेन कैरेक्टर है कि ये होंगे बाइफ्लैजिलेट, फ्लैजिला इनके समान होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट मतलब हर जूस्पोर में एक नाभिक होता है और इसके निर्माण कोशिका के प्रोटोप्लास्ट से होता है और ये जूस्पोर नए प्लांट को जन्म देते हैं जिसको हम डॉटर कॉलोनी कहते हैं। तो हर जूस्पोर बनने के बाद एक डॉटर कॉलोनी बना देता है। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे तो 3 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही तरीके से हो रहा है और वो है आइसोगैमस। आइसो का मतलब समान और गैमस का मतलब गैमेट्स। जब गैमेट्स बाहर से देखने पर सिमिलर होते हैं तो हम उनको आइसोगैमस में टाइप में डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लस माइनस लिख के गैमेट्स आपको ये बताने के लिए कि एक मेल गैमेट है एक फीमेल गैमेट है, लेकिन बाहर से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। गैमेट्स जूस्पोर की तुलना में होते हैं थोड़े से स्मॉल साइज में। ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं और मैच्योर सेल में प्रोटोप्लाज्म के विभाजन से, डिवीज़न से बनते हैं। जब ये सेल की वॉल के टूटने से बाहर आते हैं तो पानी में आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन या फ्यूज़न करते हैं और जब 2 गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं तो यहाँ पर डायग्राम से मैंने इसको शॉर्ट में शो किया है, एक थिक वॉल्ड गोलाकार रचना बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोस्पोर या जाइगोट। तो
तो जाइगोट बन जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, जो कि होता है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इसकी जो वॉल है वो थिक होती है, और जब भी किसी स्पोर की वॉल थिक है, इसका मतलब है वो रेस्टिंग पीरियड में जाएगा। तो ये जो बनता है डिप्लॉयड संरचना जाइगोट, इसका कलर जो होता है वो रेड होता है, क्योंकि जाइगोट में दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो होता है कुछ मात्रा में ऑयल, और एक होता है पिगवर्णक जिसको बोलते हैं हिमेटोक्रोम। हिमेटोक्रोम की उपस्थिति इसको रेड कलर देती है। और ये जो जाइगोट है ये रेस्टिंग पीरियड में विश्राम अवस्था में चला जाता है। विश्राम अवस्था क्रॉस करने के बाद पहला जो स्टेप है वो है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको मियोसिस कहते हैं या रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। उससे बनते हैं 4 जूस्पोर, और ये जो जूस्पोर हैं इनके पहले फ्लैजिला ख़त्म हो जाएंगे, तो जूस्पोर्स जो हैं वो अचल होकर विड्रॉ कर लेंगे फ्लैजिला, और एक नया छोटा सा पौधा बनाते हैं। तो एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से 4 नए प्लांट बनते हैं। तो मैं समझती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो गैमेट्स बनते हैं वो ढेर सारे बनते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि निकला हुआ हर गैमेट फ्यूज़न कर ले या फर्टिलाइजेशन कर ले। तो जो गैमेट्स फ्यूज़ नहीं हो पाते वो एक बहुभुजाकार संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं पोलीएडर्स। तो ऐसे गैमेट्स जो फ्यूज़न नहीं करते वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं स्टार लाइक स्ट्रक्चर, पोलीएडर्स। पोलीएडर्स की वॉल मोटी होती है, तो इसका मतलब ये जाएगा विश्राम अवस्था में, ये परसिस्ट करता है, ये विषम परिस्थिति या अनफेवरेबल सिचुएशंस को क्रॉस करता है और पड़ा रहता है पानी में। तो पोलीएडर जो हैं वो बनते हैं, और पोलीएडर बाद में जो है वो नया कॉलोनी बनाता है। तो जब बिना फर्टिलाइजेशन के नया प्लांट बन जाता है तो ऐसी प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो हाइड्रोडिक्टियन में पार्थेनोजेनेसिस पर अगर शॉर्ट नोट आता है या पोलीएडर्स क्या हैं ये पूछा ही जाता है, तो आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है विथ डायग्राम, और कौन बनाता है, कैसे बनाता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट नोट ही आएगा। तो यहाँ तक मैं समझती हूँ इंटरेस्टिंग है ये पोलीएडर। उसके बाद हम आ जाते हैं हाइड्रोडिक्टियन कोर्स में क्यों डाला है। हाइड्रोडिक्टियन का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है। तो हाइड्रोडिक्टियन की जो स्पीशीज़ है रेटिकुलेटम, हाइड्रोडिक्टियन रेटिकुलेटम, इसके द्वारा गुप्ता एंड श्रीवास्तव 2 एल्गोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने 1963 में एक एंटीबायोटिक प्राप्त किया था। तो ये सोर्स है एंटीबायोटिक का, ये तो इसका लाभ हो गया। जब इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं तो उससे हमें फ़ायदा भी मिलता है और नुकसान भी होते हैं कुछ। तो ये तो हो गया कि एंटीबायोटिक मिला तो फ़ायदा हो गया। उसके बाद हानि क्या है, तो जैसा कि इसका नाम है, ये क्या करता है, ये मछलियों को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। मतलब मछलियाँ पानी की धारा में बहते बहते इसमें घुस जाती हैं और फिर उसमें से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो मछलियाँ जो हैं वो फंसकर मर जाती हैं। इसके होने से ये नुकसान है जो वाटर बॉडी में जो लाइफ सिस्टम चल रहा है, इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए। दूसरा है कि जब ये फ्री फ्लोटिंग है, तो जब पानी की सप्लाई किसी वाटर बॉडी से होती है और अगर वहाँ पर ये उग रहा है तो ये बहता बहता वाटर के साथ साथ सिंचाई के जो पाइप होते हैं जिसके द्वारा खेती की जाती है या वाटर सप्लाई घरों में होती है, उसमें ये जाकर फंस जाता है और वाटर की सप्लाई को बाधित कर देता है या अवरुद्ध करता है। तो इससे हमें ये नुकसान है इसके होने से। और तीसरा है कि अगर इसमें अधिक ग्रोथ हो जाए पानी में, तो ये पानी की पूरी सतह को
ढक लेता है। तो वाटर बॉडी की सरफेस ग्रीन कलर की दिखाई देने लगेगी इसके अत्यधिक ग्रोथ या वृद्धि के कारण। और जब ये ग्रोथ को ढक लेता है तो नीचे जो है ऑर्गेनिज्म या लाइफ जो चल रही है, जो प्लांट्स उगे हुए हैं, जो बॉटम में उगे हुए हैं, उनको प्रकाश नहीं मिल पाता, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होती है। तो इससे फिर वाटर जो पॉन्ड है या जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो जाता है। तो अधिक ग्रोथ होने अच्छी बात नहीं है वाटर बॉडी के लिए। तो मैं समझती हूँ हाइड्रोडिक्टोन इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अच्छे से तैयार करो और जो भी क्वेश्चंस हैं आप आराम से बिना किसी उसके पूछ सकते हैं। थैंक यू।